नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आज से 13 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, सभी सांसद तर्क और तथ्य के साथ सदन में करें चर्चा। अनुभवी सांसदों के ज्ञान की देश को जरूरत। वंदे मातरम के अपमान पर सजा की तैयारी। आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे महत्वपूर्ण विधेयक। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल भी लोकसभा में लाएगी सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्डोवो की यात्रा पर आज अपने समकक्ष से करेंगी मुलाकात। भारत मोल्डोवो संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। भारत पनामा के बीच संबंधों को मिलेगी नई रफ्तार। पनामा के विदेश मंत्री की आज दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी होगी बात। टूट गया मेसी का सपना। टोरेस के गोल से अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बना स्पेन। मैड्रिड समेत पूरे स्पेन में जश्न। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सरकार और विपक्ष दोनों कमर कसकर तैयार हैं। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुछ जरूरी बातें कही। क्या कुछ कहा पीएम ने मॉनसून सत्र और मॉनसून दोनों, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून सत्र और मॉनसून दोनों सक्रिय है और बाधाओं के बावजूद आज 7.7% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने स्पीड पकड़ ली है। सकारात्मक स्पीड देश के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक है। हमारे सदन में अनुभवी सांसद हैं। अनुभवी सांसदों के ज्ञान की देश को जरूरत है। ऐसे में संसद में सार्थक चर्चा बहुत जरूरी है। देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है और जहां तथ्य और तर्क होते हैं वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती। तर्क और तथ्य मजबूत होने पर आवाज बुलंद हो सकती है। तो प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण संबोधन मॉनसून सत्र में, उन्होंने कहा मॉनसून सत्र की आगाज हो रहा है ऐसे में संकट के बावजूद। आइए सीधे रुख करते हैं लोकसभा। सी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेंद्र भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंद्र भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु शील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु शील जी का निधन
81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास, गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून, उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम, केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। अपेक्षा तो करते हैं ना हम? नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। उन मर्यादाओं, परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी कि सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं। सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज
प्रश्नकाल प्रश्न नंबर 1 धवन लक्ष्मण भाई पटेल। धवन लक्ष्मण भाई पटेल। प्रश्न नंबर 1 मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्रण लिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे, विकसित भारत बनाने का। दूसरापन दिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी। और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में तो मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हुई। मानसून सत्र की कार्रवाई में शुरुआत में लोकसभा स्पीकर ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही माननीय सांसदगण जिनका निधन हुआ है हाल ही में, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की। विपक्ष की तरफ से शोर शराबा जारी है, लेकिन इसके बीच स्पीकर महोदय ने कहा कि हमें तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा हो, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही शुरुआत हुई यहाँ पर प्रश्नकाल की। तो ऐसे में अभी आवाज आ रही है कि विपक्ष इस वक्त फिर नारेबाजी कर रहा है और संसद की कार्यवाही को स्थगित करने की बात कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है, अपनी मांगे उठा रहा है। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये बात साफ की कि आप नियम के आधारित चलेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में और महत्वपूर्ण बयान में कहा आज सुबह मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले कि जहां बात हो तथ्य की, जहां बात हो तर्क की, ऐसे में तूफान की ज़रूरत जगह नहीं है वहां पे। और तथ्य और तर्क से बोलने वाली हर आवाज़ को सही अवसर मिले संसद में, ये बेहद ज़रूरी है। और सभी सांसद बढ़ चढ़कर सदन में हिस्सा लें, ऐसा भी प्रधानमंत्री ने आग्रह किया। जो कल सर्वदलीय बैठक हुई उसके तहत भी सरकार ने अपील की है और सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं कि जो मानसून सत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, सुचारू रूप से चले। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सभी का समर्थन मिले, सभी का साथ मिले। और एक बार फिर हम तस्वीरों में देख सकते हैं ये संसद से मानसून सत्र का जो आगाज़ हुआ है उसकी तस्वीरें हमें यहाँ मिल रही हैं, जिसमें लगातार ओम बिरला इस बात को लेकर कह रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें और संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। तमाम सांसदगण हैं जो लोगों के, जनता के हित से जुड़े हुए बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं संसद में और उसको चलने देना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे विपक्ष का हो हल्ला जारी है और विपक्ष अपनी मांग पे अड़ा हुआ है। लेकिन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिन चीज़ों की जो नियम आधारित हैं, जिनके लिए चर्चा हो चुकी है, जिन विधेयकों को लेकर लगातार सहमति बन रही है, उन पर चर्चा होगी। और अभी यहाँ पर खबर आ रही है कि लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है विपक्ष के हंगामे के चलते। और आज मानसून सत्र का आगाज़ हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण है ये मानसून सत्र। महत्वपूर्ण इसलिए कि कई महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ सरकार मानसून सत्र में आ रही है और जनता से जुड़े वो मुद्दे हैं जिनका निवारण बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का संबोधन बेहद महत्वपूर्ण था कि कैसे आज जब भारत और भारत सरकार एक रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में
बहुत ज़रूरी है कि जो मॉनसून सत्र है वो प्रोडक्टिव हो। हमारे साथ इस वक्त ऋषि जुड़ रहे हैं। ऋषि, संसद में मॉनसून सत्र का पहला दिन और पहला ही घंटा विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जिस तरीके से आज सुबह से ही लग रहा था विपक्ष के जो तेवर आज दिखाई दे रहे थे, विपक्ष के सांसद जब सदन में जा रहे थे तो उन्होंने जो बातें की मीडिया से, उससे लग रहा था कि उनका आज पहले ही दिन मंतव्य ये है कि वो हंगामा शोर शराबा करें और अपनी बातों को मनवाने के लिए सदन में एक अपनी रूपरेखा रखें। और बार बार स्पीकर ने कहा कि सदन में मर्यादा बनाए रखिए, चर्चा करना आपका राइट है, चर्चा लेकिन नियमों से होगी और तय समय पर होगी। तो ऐसे में ये जो शुरुआत है वो निश्चित तौर से सही नहीं कही जा सकती कामकाज के लिहाज से, और विपक्ष ने अपना वही रुख अपनाया है कि कैसे सदन को बाधित किया जाए और ये बाधाओं के माध्यम से सरकारी कामकाज को, सरकार के कामकाज को आगे न बढ़ने दिया जाए। कुल मिलाकर सरकार ने शुरू से कहा है, ऑल पार्टी मीटिंग से लेकर अब तक, कि वो हर हाल में सदन को चलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन अब अभी फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है 12 बजे तक सदन स्थगित हुआ है। 12 बजे क्या स्थिति बनती है? आज कुछ राज्यसभा में अगर हम बात करें तो कुछ सांसदों ने आज शपथ भी ली है, कांग्रेस के और बीजेपी के 1-2 सांसदों ने। वहाँ पर सदन की कार्यवाही अभी फिलहाल चल रही है। देखना होगा कि इस सब प्रक्रिया के बाद वहाँ पर क्या स्थिति बनती है। बिल्कुल ऋषि, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तर्क और तथ्यों की बात की कि अगर आप तर्क और तथ्यों के साथ आएंगे तो हर उस आवाज को अवसर मिलेगा संसद में। कल सर्वदलीय बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हुई कि कैसे एक आम सहमति बनाने का प्रयास हुआ कि जो मॉनसून सत्र है वो शांति से सुचारू रूप से चले, आप अपने मुद्दे उठाइए और सरकार हर उस बात पर चर्चा करने को तैयार है, उसको आप पहले से नोटिस दें। ऐसे में विपक्ष के तर्क और तथ्य क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, विपक्ष के तर्क और तथ्य यही कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों को रखना चाहते हैं। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो विधायी कार्यों को भी आगे बढ़ाए, क्योंकि कोई भी सत्र जब बुलाया जाता है तो संसद का जो मुख्य काम है वो है जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कानून बनाना है और जो नियम बनाने हैं, वो पहला काम यही है। और जनता के प्रति जिम्मेदारी संसद की है और जनता के हित में जो जो फैसले लिए जाते हैं उनको संसद की मोहर लगवाना सरकार की प्राथमिकता होती है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, सियासी माहौल में जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको भी उठाना ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसे में सामंजस्य के माध्यम से अगर हम देखें तो दोनों काम हो जाते हैं, मुद्दे भी उठ जाते हैं और सरकार के कामकाज भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन पहले ही जिस तरीके से अपना रुख विपक्ष रख रहा है उससे तो लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है, हंगामा करना चाहता है। अब रही बात विधायी कार्यों की, तो निश्चित तौर से सरकार ने आज दोनों ही सदनों में एक एक विधेयक रखा है और इन विधेयकों के माध्यम से जो खास तौर से वंदे मातरम का जो विधेयक है, संशोधन विधेयक, उसके माध्यम से जो नियम हैं और जो कार्यवाही हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती रही और पहला दिन जो है अपील के माध्यम से, ऑल पार्टी मीटिंग के माध्यम से और प्रधानमंत्री के आज के सुबह के अगर संबोधन को देखें तो उसका सार भी यही है कि सदन को आप चलाइए। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र और मानसून अगर प्रोएक्टिव हो तो उसके परिणाम बहुत सुखद होते हैं। उन्होंने मानसून को निश्चित तौर से, जो जिस देश में हम एक कृषि प्रधान देश अभी भी हैं, तो मानसून हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। और इस बारे में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 7.7% की जो ग्रोथ रेट है उसको हासिल कर रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। बिल्कुल ऋषि, ऐसे में हम देख सकते हैं कि इन तमाम बातों का, अपीलों का, कल सर्वदलीय बैठक का भी कुछ खास असर इस वक्त विपक्ष पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि शुरुआती कुछ मिनटों के बाद ही विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगन करना पड़ा लोकसभा का कार्यवाही को। ऐसे में 12 बजे जब दोबारा मुलाकात होगी तो क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं सदन से बाहर निकलने के बाद, या सुबह किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर विपक्ष देता हुआ नजर आ रहा है? और बात करें राज्यसभा की तो वहां से भी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, राज्यसभा जैसे कि हम जानते हैं, राज्यसभा की शुरुआत भी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। सदस्यों ने वहाँ पर जो नए सदस्य चुनकर आए थे उन्होंने शपथ ली। साथ ही साथ दोनों ही सदनों में हम जानते हैं कि
जो दिवंगत सांसद हैं पूर्व के, उनको श्रद्धांजलि दी गई और इस पूरे माध्यम से सदन में जो कार्यवाही है सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की जो कोशिश की गई। लेकिन जैसे कि हमने देखा लोकसभा में शुरुआत में ही हंगामा कर दिया गया और हंगामे की वजह से अभी फिलहाल 12 बजे तक का तो स्थगन है, लेकिन 12 बजे क्या स्थिति बनेगी और क्या विपक्ष उसी तरीके से अपने मुद्दे पर अड़ा रहेगा, ये देखना होगा। क्योंकि पहला सत्र है का जो पहला दिन है ये महत्वपूर्ण दिन होता है। अगर इस दिन हम जो भी मैसेज देंगे वो पूरी जनता उसको देखती है। क्योंकि आज अगर मुद्दे भी उठाने हैं तो मुद्दे उठाने के लिए भी सदन की ही ज़रूरत है, सदन को चलाने की ही ज़रूरत है। तो अभी 12 बजे हमें देखना होगा कि विपक्ष के रुख में क्या होता है। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि इस दौरान 1 घंटे के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच में बातचीत भी हो सकती है और अमूमन होता है फ्लोर मैनेजमेंट के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री एक बार फिर से अपील करते हैं, उनके पास जाते हैं, उसके माध्यम से भी प्रयास किए जाते हैं। इन प्रयासों को हम देखेंगे कि किस तरीके से विपक्ष उसे गंभीरता से लेता है। जी बिल्कुल। ऋषि, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी राष्ट्र निष्ठा और राष्ट्र हित की बात करी, तो बेहद महत्वपूर्ण है जो विधेयक आज सरकार यहाँ पर पेश करने जा रही है, उसमें महत्वपूर्ण है कि कैसे राष्ट्रगान को भी वही गौरव और सम्मान हासिल हो। तो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 यहाँ सरकार लाने जा रही है, इसको लेकर भी क्या कुछ सहमति है? किस तरह से ये बिल अब पेश होगा और कैसे आगे बढ़ेगा? जहाँ तक इस विधेयक की बात करें तो 1971 का जो संशोधन जी ऋषि, यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस बिल में क्या कुछ महत्वपूर्ण है, क्या खास है और सरकार ने क्या यहाँ पर बदलाव करने की बात की है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण जो प्रस्तावित है 2026 की अगर हम बात करें और आप 1971 अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं 1971 के कानून की और जो सरकार प्रस्ताव रखने जा रही है उसकी भी जो आप एक कंपैरिजन है वो यहाँ कर लेते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण 1971 अगर वर्तमान की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज को कानूनी संरक्षण यहाँ पर है और यही राष्ट्रीय ध्वज को संरक्षण जारी रहेगा 2026 में भी। संविधान के अपमान पर सजा, तो ऐसे में वंदे मातरम का उल्लेख नहीं था 1971 में, लेकिन यहां पर वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण देने की बात कही गई है 2026 में। राष्ट्रगान में बाधा डालना एक अपराध है और राष्ट्रगीत में भी बाधा पर अपराध उसे माना जाएगा। अधिकतम 3 साल की कैद, जुर्माना दोनों का भी प्रावधान था 1971 में। वंदे मातरम से जुड़े अब अपराध पर भी यहां पर दंड है। दायरे में ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान था, अब इसमें राष्ट्रीय गीत भी शामिल होगा जो 2026 में। तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण जो प्रस्तावित है उसमें ये बदलाव देखने को मिलेगा। 1971 का जो कानून था, बिल था, उसमें अब 2026 में जो बिल यहाँ पर सरकार की ओर से प्रस्तावित है। ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, ये जिस कानून में एक बड़ा बदलाव लेकर यहाँ पर आ रही है सरकार, इसको लेकर किस तरह से हम देख रहे हैं, कैसे आगे की राह बनती नजर आएगी? क्योंकि विपक्ष का हंगामा जारी है, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है ये बिल सरकार के लिए भी जो ये पेश करना चाहती है। देखिए जाए, जिस तरीके से इस विधेयक की बात करें तो इसको लेकर अभी हमारी कुछ सांसदों से, जो विपक्ष के सांसदों से बात हुई, उनका कहना है कि वो इसका विरोध नहीं करते हैं और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और आज़ादी के समय हमारे आज़ादी के दीवानों ने इस गीत को गाया था। तो मुझे लगता है इस पर किसी को भी कोई गुरेज नहीं होगा। और जिस तरीके से सरकार ये कानून लेकर आ रही है, 1971 के कानून में संशोधन कर रही है, अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की जो स्थिति होगी कानूनन वो एक जैसी होगी। तो ऐसे में निश्चित तौर से जो भी कन्फ्यूजन होता है इसमें नागरिकों के बीच में कि राष्ट्रगान के लिए ये है, राष्ट्रगीत के लिए, जबकि हमें दोनों को ही हमने जो सम्मान दिया है, हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान रहा है। तो निश्चित तौर से इस बिल का विरोध करते हुए सांसद तो नहीं दिखे, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि सियासत तो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का ही एक हिस्सा है, लेकिन अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन इसका विरोध करता हुआ कोई सांसद अभी तक तो हमें नहीं दिखाई दिया। कई पार्टियों के सांसदों से बातचीत हुई और इसके पक्ष में ही मुझे लगता है कि ये विधेयक आसानी से पारित हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ऋषि, ऐसे में एक और महत्वपूर्ण विधेयक है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की जो संख्या है उसको भी कम करने का प्रयास यहाँ पे सरकार की तरफ से है कि कैसे ये जो लगातार
बढ़ते जो बोझ है उसे कम करने की सरकार की कोशिश है। और क्या ये बिल पेश भी होगा, कब होगा अगर हो गया तो? देखिए, सूचीबद्ध तो आज ही है और ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है। हम जानते हैं कि देश में जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ने के साथ साथ जो न्यायिक प्रक्रिया में जो मामले बढ़े और करोड़ों की संख्या में जो केसेस पेंडिंग है पूरे देश में, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक जजेस की संख्या बढ़ाई जाए। तो ऐसे में सरकार ने बहुत ही प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए जो फिलहाल 35 से 38 सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या बढ़ाने का जो संशोधन है इसको लेकर आ रही है सरकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर से ये संख्या दिनों दिन बढ़नी है। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है जब हम किसी भी चीज़ को काम करने के लिए अगर हम प्रयास करते रहते हैं। अभी जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है और जिस तरीके के संकेत मिले हैं कि भविष्य में और भी जैसे जैसे ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हम देखें आज़ादी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या थी और आज इस सरकार ने कम से कम 10-11 साल के अंतराल में जो प्रयास किए हैं न्यायिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, वहाँ पर जजेस की संख्या बढ़ाने को लेकर, उससे न्यायिक व्यवस्था को मजबूती तो मिलेगी मिलेगी। जो त्वरित न्याय की जो प्रक्रिया है वो बहुत सुगम होगी, क्योंकि न्याय अगर देर से मिले तो उस न्याय का कई मतलब नहीं होता है और सबको न्याय मिले, ये हमारे संविधान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों के ऊपर ही नहीं बल्कि सियासतदानों के ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं उन सब के ऊपर है। तो न्याय त्वरित भी हो, जल्दी हो, इसके लिए जजेस की संख्या बढ़ाने का ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इस पर भी किसी भी तरीके का कोई गतिरोध नहीं होगा। विपक्ष के सभी सांसद इसके पक्ष में ही हैं। कुछ सांसदों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है बल्कि संख्या और बढ़नी चाहिए। तो कुल मिलाकर दोनों विधेयकों को लेकर जो आज सूचीबद्ध है कोई संशय नहीं है, कोई विरोध दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर जरूर विपक्ष आज हंगामा कर रहा है और उसने सदन की कार्रवाई को बाधित किया है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 बेहद महत्वपूर्ण, देखते हैं कब ये टेबल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर फिलहाल लोकसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई है क्योंकि विपक्ष का हंगामा जारी है। देखते हैं 12 बजे जब दोबारा बैठेगी लोकसभा तो क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट RPC के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफर हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सरकार और विपक्ष दोनों कमर कसकर तैयार हैं। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुछ जरूरी बातें कही। क्या कुछ कहा पीएम ने, आइए देख लेते हैं। पीएम ने कहा कि मॉनसून सत्र और मॉनसून दोनों सक्रिय हैं। ऐसे में बाधाओं के बावजूद 7.7% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है देश ने स्पीड पकड़ ली है।
सकारात्मक स्पीड देश के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक है। हमारे सदन में अनुभवी सांसद हैं और इन अनुभवी सांसदों के ज्ञान की देश को जरूरत है। तो प्रधानमंत्री का बयान, मॉनसून सत्र का आगाज, बेहद महत्वपूर्ण आगाज यहाँ पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य ने भी किया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है इस मॉनसून सत्र का आगे बढ़ना और एक प्रोडक्टिव सत्र के रूप में इसको तब्दील होना। संसद में सार्थक चर्चा बेहद ज़रूरी है, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान की कोई जगह नहीं होती। तथ्य और तर्क मजबूत होने पर आवाज़ बुलंद हो सकती है और जब तर्क और तथ्यों के साथ आप आएंगे तो सदन की चर्चा में आप भाग लेंगे और हर आवाज़ को अवसर मिले, यही प्रयास होगा। हर विचार को सम्मान मिले, यह बहुत ज़रूरी है और सभी सांसद बढ़ चढ़कर सदन में हिस्सा लें। तो प्रधानमंत्री का मॉनसून सत्र के आगाज से पहले महत्वपूर्ण संबोधन, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री को। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट स्टार्टअप की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता है। कॉलर ट्यून तो सभी लगाते हैं, जिनमें अक्सर फिल्मी गीत होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री मोदी के फोन की कॉलर ट्यून क्या है? भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल ने एक वीडियो साझा किया है। ये वीडियो स्काई रूट एरोस्पेस की टीम के साथ फोन कॉल के दौरान का है, जहां पता चला कि पीएम मोदी की कॉलर ट्यून वंदे मातरम है। मैं पीएम साहब को लाइन दे रहा हूं, आप लाइन पर हैं। हेलो। हेलो सर। हेलो, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? हेलो।
We have Pavan and Bharat from Skyroot. कौन बोल रहे हैं? Sir, we are very privileged to hear you. First, your voice after the success. पवन, भारत और पूरी टीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और खबर दिल्ली से आ रही है, जहां स्थित सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की निगरानी और देखरेख में रखा गया है। उनके सभी जरूरी स्वास्थ्य पैरामीटर जैसे ब्लड प्रेशर, नाड़ी, ऑक्सीजन लेवल स्थिर हैं। हालांकि ब्लड पैरामीटर के कारण वो लगातार निगरानी में हैं। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि एम्स और सफदरजंग डॉक्टरों की संयुक्त निगरानी में उनकी सेहत की समीक्षा करने के बाद ये ज़रूरी है कि उन्हें लगातार इलाज और बिना रुके क्लिनिकल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ताकि किसी भी जटिलता का समय रहते पता लग सके। तो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं वांगचुक और उनका मेडिकल बुलेटिन यहाँ पर जारी किया गया है एक्सपर्ट्स द्वारा। और इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। गीतांजलि अंगमो ने कोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर करते हुए कल के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी है। कल सिंगल बेंच ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से उनकी पसंद के निजी अस्पताल में शिफ्ट करने के आदेश से इनकार कर दिया था, जबकि गीतांजलि का कहना है कि सोनम को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है। अब गीतांजलि के वकील हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर स्थित कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कुछ एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और सभा पर रोक है। पुलिस ने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा, संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। परामर्श में चेतावनी दी गई है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पूरा सम्मान करें, किसी भी अनाधिकृत सभा, मार्च या प्रदर्शन में शामिल ना हो और सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। साथ ही पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें। दिल्ली में सुरक्षा कारणों से कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। डीएमआरसी ने कहा है कि जनपद, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मेट्रो स्टेशन या इंटरचेंज की सुविधा शुरू कर दी गई है। यात्रियों को घर से निकलने से पहले रूट जांचने की सलाह भी दी गई है। तो फिलहाल 5 मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं। जनपद, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बंद है, केंद्रीय सचिवालय भी बंद है। सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पैसों की बर्बादी लगती है ना? कल जब आपको हॉस्पिटल का लाखों का बिल भरना पड़ेगा ना, तब होगी पैसों की असली बर्बादी। बात करते हैं। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करेंगे बारिश की। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में बारिश से मुश्किल और बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है।
वहीं 23 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राज्य सरकार ने आपातकालीन तैयारियों को तेज कर दिया है और बारिश से जुड़ी घटनाओं के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रखा गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अगले कुछ दिनों तक बिना जरूरत की यात्रा ना करें। पानी वाले इलाकों और भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो आज देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर से ऑरेंज अलर्ट है। वहीं रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश, भूस्खलन, जल भराव और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आज देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत और टिहरी जिलों में सभी स्कूल बंद हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, नदी नालों के जलस्तर की लगातार निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले में भारी बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। पुंछ जिले में बादल फटने के बाद आई फ्लैश फ्लड में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की सूचना है। वहीं राजौरी जिले में अचानक आई बाढ़ में एक महिला सहित 2 लोगों की जान चली गई। प्राकृतिक आपदा के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने 23 जुलाई तक रियासी, उधमपुर, रामबन, जम्मू कठुआ और सांबा सहित कई जिलों के साथ साथ डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और अचानक बाढ़ और भूस्खलन का पूर्वानुमान जारी किया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। रामबन पुलिस समेत कई जिलों के प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को नदियों, नालों और तेज बहाव वाली धाराओं के पास जाने से बचने तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। लोगों को उफनती धाराओं और जोखिम वाले स्थानों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। वहीं रियासी जिले में भी लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश से नदी और उससे जुड़ी धाराओं में पानी का बहाव बढ़ गया है, जिसके चलते नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए आज दूसरे दिन भी श्री अमरनाथ यात्रा और मां वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया। हालांकि लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति के बावजूद श्रद्धालु यात्रा को लेकर उत्साह उनमें बरकरार है। अभी बता रहे हैं कि मौसम विभाग के कारण थोड़ी यात्रा को रोक दी गई है। जब तक यात्रा नहीं होती है तब तक हम इंतजार करेंगे। बोले के दरबार में आए हैं, उनके दर्शन करके जाएंगे। नहीं तो हम लोग कल आए। कल यात्रा किया था? कल नहीं, बंद था, आज भी बंद है। आज 2 दिन से बंद है। 23 तारीख का बोला है खुले। मेरा प्लान तो ऐसा है, जो आए हैं दर्शन करके जाने का है। चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, दर्शन करने का है। अभी तो इधर सेफ्टी में है, आगे जाएगा तब पता चलेगा क्या है। आगे जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा यात्रा में 21 तारीख के थे। हाँ, अब देखते हैं, बारिश जो हो रही है उसका हमको रोक दिया गया है सभी यात्रियों को। और जब तक जाएगा यहाँ से तब दर्शन करके जाएंगे। और बारिश कितनी भी हो हम रुकेंगे नहीं। हम भोले बाबा से संबंधित आए हैं, बारिश से संबंधित नहीं आए हैं। जितना भी समय लगेगा देखेंगे, पर दर्शन करके जाएंगे बाबा के। और हमको रोका जा रहा है, वो हमारी सेफ्टी के लिए रोका जा रहा है। जहाँ तक हम अच्छी तरह यात्रा कराएंगे, सब हमारी सरकार जो भी है दर्शन करके जाएंगे। और असम की बात करें तो वहां बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इस दौरान 8 जिलों में 57,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि शिवसागर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में इस वर्ष बाढ़ से संबंधित मौतों की कुल संख्या 5 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराईदेव, तिनसुकिया, लखीमपुर, शिवसागर
उदलगुरी और जोरहाट जिले प्रभावित हुए हैं। कुल 22 राजस्व सर्कल और 298 गांव जलमग्न हैं, जहां 57,199 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी यूरोप में स्थित देश मोल्डोवा की आधिकारिक यात्रा पर हैं। मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया सैंडो के निमंत्रण पर हो रही ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा की राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वे मोल्डोवा गणराज्य की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगे। मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे, एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगे और मोल्डोवा में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी संवाद करेंगे। भारत और मोल्डोवा के बीच लंबे समय से सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के साथ साथ उन्हें व्यापक साझेदारी के नए स्तर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य सेवा एवं फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि ये यात्रा इन क्षेत्रों में आपसी सहयोग और नए अवसरों को बढ़ावा देगी। तो मोल्डोवा में आपको एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर स्थल पर ले चलते हैं जहां जो आस्था, संस्कृति और इतिहास का संगम है। राजधानी किशिनाउ के बाहरी इलाके में स्थित 384 वर्ष पुराना चर्च ऑफ द असम्पशन ऑफ द वर्जिन मैरी पूरी तरह लकड़ी से बना है। देखिए मोल्दोवा से संवाददाता शबीर डार की विशेष रिपोर्ट। राजधानी किशिनाउ के बाहरी इलाके में स्थित ये ऐतिहासिक चर्च वर्ष 1642 में बनाया गया था। लगभग 4 सदियों से ये युद्धों, राजनीतिक उथल-पुथल और समय की अनेक चुनौतियों का साक्षी रहा है। मूल गांव से इस चर्च को सावधानी पूर्वक अलग कर साल 2011 में यहां पुनः स्थापित किया गया ताकि इसकी ऐतिहासिक पहचान और पारंपरिक काष्ठ वास्तुकला को सुरक्षित रखा जा सके। आज ये चर्च मोल्दोवा की आध्यात्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और मध्यकालीन काष्ठ शिल्पकला का सशक्त प्रतीक बना हुआ है। सदियों से ऐसे चर्च केवल पूजा अर्चना के स्थान नहीं रहे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। बदलते समय के बावजूद इन्होंने मोल्दोवा की धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को संजो कर रखा है। आज भी प्रत्येक रविवार यहाँ विवाह समारोह आयोजित होते हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे नवविवाहित जोड़े और उनके परिवार इस ऐतिहासिक चर्च को जीवंत बना देते हैं, जहाँ आस्था, परंपरा और संस्कृति का सुंदर संगम दिखाई देता है। इस चर्च की काष्ठ वास्तुकला प्रकृति, आस्था और मानवीय सृजनशीलता के अद्भुत सामंजस्य को दर्शाती है। लकड़ी का प्रत्येक स्तंभ, बारीक नक्काशी और कलात्मक संरचना सदियों पुरानी कारीगरी, श्रद्धा और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की कहानी कहती है। भारत और मोल्दोवा के बीच लगातार मजबूत हो रहे सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों के बीच ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें उन साझा मानवीय मूल्यों की याद दिलाती हैं जो दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं को आस्था, शांति और विरासत संरक्षण के सूत्र में जोड़ते हैं। करीब 4 सदियों से अडिग खड़ा ये चर्च केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मोल्दोवा की सांस्कृतिक स्मृति, पारंपरिक काष्ठ वास्तुकला और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। इतिहास और विरासत को सहेजने की ये प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। शबीर डार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मोल्दोवा। और आइए बात करते हैं फुटबॉल की, जिसका नया चैंपियन है स्पेन।
15 साल का इंतजार खत्म हो गया है। फुटबॉल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। स्पेन ने एक बार फिर विश्व चैंपियन बन गया है। अपने पहले विश्व कप खिताब के 16 साल बाद ला रोजा ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार फीफा विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की। पूरे मुकाबले में स्पेन का दबदबा देखने को मिला। टीम ने खेल के हर पहलू में अपना नियंत्रण बनाए रखा। फाइनल तक हर चुनौती पार करने वाली अर्जेंटीना इस बार स्पेन के सामने फीकी नजर आई। लियोनेल मेसी विश्व कप में एक आखिरी जादुई पल की तलाश में थे, लेकिन स्पेन की अनुशासित रक्षा पंक्ति ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। दूसरी ओर गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने कई शानदार बचाव कर अर्जेंटीना को मुकाबले में बनाए रखा। अगर उनकी ये बेहतरीन सेव नहीं होते तो मैच का फैसला काफी पहले हो सकता था। 106वें मिनट में मैच का सबसे बड़ा पल आया। फेरान टोरेस ने बॉक्स के भीतर शानदार नियंत्रण दिखाते हुए बाएं पैर से गेंद को गोल में पहुंचाया और स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी और स्पेनिश प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका दे दिया। यही गोल विश्व कप का निर्णायक गोल साबित हुआ। पूरे टूर्नामेंट में यह टोरेस का पहला गोल था, लेकिन यही उनके करियर का सबसे यादगार गोल बन गया। गोल खाने के बाद अर्जेंटीना ने बराबरी के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन स्पेन की रक्षा पंक्ति चट्टान की तरह डटी रही। स्टॉपेज टाइम में अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड भी दिखाया गया, जिससे टीम की मुश्किलें और बढ़ गईं। कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, रियली गुड टीम, बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर्स है एंड वेरी हार्ड वर्किंग, टोटली डिजर्व दिस विन। हमें तो लग रहा था स्पेन जीतेगा, डोमिनेशन वाज नॉट सरप्राइज, सही था। मतलब देव बिन प्लेइंग ग्रेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो लग तो रहा था कि डोमिनेट कर पाएंगे और आज उन्होंने किया। अगर आप सेमीफाइनल्स भी देखें, अगर अगेंस्ट फ्रांस स्पेन का गेम बहुत अच्छी तरीके से खेला। वो लोग हमेशा एक टीम के ऐसा खेलते हैं। मेरा अर्जेंटीना में जो मेसी का जो है वो अगर इफ ही इज हैविंग एन ऑफ डे देन द अर्जेंटीना टीम विल नॉट शो अप, बट स्पेन का वही बेस्ट पार्ट है कि वो लोग टीम की तरह अच्छे 11 प्लेयर्स फील्ड पे अच्छा खेलते हैं। स्टेडियम के बाहर स्पेन के झंडों से सड़कें पट गईं। प्रशंसकों ने अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत का जमकर जश्न मनाया। वहीं लियोनेल मेसी के लिए यह टूर्नामेंट बेहद भावुक अंत लेकर आया। माना जा रहा है कि यह उनका आखिरी विश्व कप था। दूसरी ओर स्पेन के लिए एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत है। 16 साल बाद फीफा विश्व कप की ट्रॉफी एक बार फिर स्पेन के हाथों में है। स्पेन ने सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं जीता, बल्कि अर्जेंटीना को हर मोर्चे पर मात दी। मेसी का मैजिक नहीं चला और 16 साल बाद स्पेन ने खिताब पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, न्यू जर्सी। आज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है। ये दिन 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये दिन न केवल एक खेल के रूप में शतरंज के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि इसे एक बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में भी प्रस्तुत करता है। शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं, ये वैज्ञानिक सोच, रणनीति और कला का मेल है। ये लोगों को न केवल मनोरंजन देता है, बल्कि जीवन में निर्णय लेने की क्षमता, धैर्य और विश्लेषण शक्ति भी विकसित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर 2019 को 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस घोषित किया था। आधुनिक शतरंज का पहला टूर्नामेंट 1851 में लंदन में आयोजित किया गया। इसमें जर्मन एडोल्फ एंडरसन विजेता रहे थे। विश्व शतरंज दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में शतरंज की कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं। इस वैश्विक खेल से लोगों के बीच निष्पक्षता, समावेश और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा मिलता है, जिससे मानव की मानसिक क्षमताओं में विस्तार होता है। शतरंज के खेल के विस्तार के साथ ही इसमें देश का बढ़ता प्रभुत्व भी इसे एक नया आयाम दे रहा है। भारत ने बुडापेस्ट में आयोजित पुरुष और महिला दोनों शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता।
ये दोहरी जीत प्रशंसकों के लिए खुशी का कारण बनी। महज 18 साल में डी गुकेश ने दिसंबर 2024 में चीन के डिंग लिरेन को 1 अंक से हराकर विश्व खिताब अपने नाम किया। आर प्रज्ञानंद जिन्होंने कार्लसन जैसे दिग्गज को हराया, आज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में भारत का दबदबा कायम है। भारत के पास अब 99 ग्रैंड मास्टर हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद डी अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद जैसे युवा सितारों ने फीडे की विश्व रैंकिंग में भारत को शीर्ष पर ला खड़ा किया है। शतरंज अब भारत के युवाओं का नया जुनून बन चुका है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।